हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं हमारे क्लास 8 से ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है हमारे पास, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमारा रिसोर्सेज वाला चैप्टर था, ओके, और रिसोर्सेज वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वो सभी चीज़ें जो हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सब किस में आती है, रिसोर्सेज में। और उन्हीं रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो उसी में से एक पार्ट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का हम चैप्टर सेकंड में देखने वाले हैं, इसी से रिलेटेड कुछ पार्ट हमारा, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड एंड सोइल के बारे में, ओके। सो लैंड के बारे में देखते हैं, क्योंकि लैंड को हम हिंदी में ज़मीन बोलते हैं। तो ज़मीन क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, हम रहते ज़मीन पर है, काम भी हम ज़मीन पर ही करते हैं, लैंड पर सब कुछ, तो उसी से रिलेटेड क्यों। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्स भी है, ओके। सो हमने देखा था नेचुरल रिसोर्स थे, ह्यूमन रिसोर्स थे, ह्यूमन मेड रिसोर्स थे। तो लैंड जो पार्ट है हमारा वो किस में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में, ओके। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को हम मानते हैं, लैंड जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर अबाउट ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, ओके। हमने इससे पहले ही देखा था कि हमारे पास जो अर्थ लेयर होती है उस पे जो हमारी अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्रस्ट का, तो वो 2 टाइप की क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट, ओके। तो उसी ओशियन क्रस्ट पे तो हमने देखा था कि वो तो जो वाटर बॉडी है वो उससे कवर होती है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमारी लैंड से कवर होती है, ओके। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि जो हमारा लैंड वाला पार्ट है, जो पूरी ज़मीन का पार्ट है अर्थ सरफेस का, वो टोटल अगर हम 100% मान के चलते हैं तो वो टोटल कितना है हमारे पास, ओनली 30%, अबाउट 30%, ओके। और उस 30% में से भी बिल्कुल स्मॉल परसेंटेज, मतलब बहुत कम पार्ट ऐसा है जो हैबिटेबल है, जिस पर हम रह सकते हैं, जिस पर हम काम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वरीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, ओके। और इसी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता होगा, ये भी आपने देखा होगा कि हम पूरे वर्ल्ड में, ओके, हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ओके। लेकिन दूसरा ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर लैंड एरिया, मतलब जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग वहाँ पर कम रह रहे हैं, पॉपुलेशन वहाँ की कम है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्लाइमेट और लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ओके। तो उसमें से लैंड भी है एक, और उसमें उससे रिलेटेड और भी पार्ट है जिसको हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद द रग टोपोग्राफी, ओके। सबसे पहले टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब हम किस एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के अकॉर्डिंग ऐसा भी होता है ना कि माउंटेन में क्या होता है कि बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि माउंटेन वाले एरिया में घर बनाना, वहाँ पर हाउस बिल्डअप करना या और बाकी एक्टिविटी करना, अगर कंपैरिजन करें प्लेन एरिया से तो प्लेन्स में ज़्यादा होता है, लेकिन माउंटेन एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीप स्टोप मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई और चढ़ाई होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन थोड़ी कम मिलती है। लो लेइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, ओके। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर पानी हमें कम मिलता है, डेजर्ट एरिया हो गया लाइक। थिक फॉरेस्ट एरिया आर नॉर्मली स्प्रेसली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड, ओके। तो मतलब जो ऐसा डेजर्ट वाला एरिया होता है जहाँ पर वाटर बॉडीज जो होती है वो नहीं होती, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उस टाइम वहाँ पर क्या होगा कि पॉपुलेशन वहाँ पर हमें कम मिलेगी। बेशक से वहाँ पर लैंड एरिया मतलब जो हमारा ज़मीन का एरिया वो बेशक से ज़्यादा हो वहाँ पर, लेकिन अगर हमें वहाँ पर जो हमारी बेसिक नीड्स है वही फुलफ़िल नहीं हो रही है, हमारी मेन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम वहाँ पर मतलब पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। उसी के कंपैरिजन में हमें देखो दे रखा है
प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, ओके, जो ऐसे एरिया जिसको प्लेन्स मतलब जो मैदान होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा जो पार्ट है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये जो काफ़ी स्टेट है जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र वैलीज है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको प्लेन एरिया बोलते हैं, ओके। तो जो प्लेन्स होते हैं या जो रिवर वैलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, ओके। और आपको सबको पता है कि इंडिया की सबसे मेन एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर होती है, काफ़ी सबसे मेन एक्टिविटी मानी जाती है। इंडिया में मोस्टली पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, ओके। तो प्लेन एरिया और रिवर वैली होती है तो उनके आसपास फर्टाइल सोइल होती है जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है, ओके। और इसलिए सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, मतलब ओनली हम इंडिया की बात नहीं लेके चल रहे, पूरे वर्ल्ड की बात लेके चल रहे हैं कि जहाँ पर प्लेन एरिया मिलेंगे या जो रिवर वैलीज है वो मिलेंगी, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, ओके। क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी बेसिक नीड्स है, वो आराम से ईजिली उनकी कंप्लीट हो जाएगी। और यही रीजन है कि जो प्लेन एरिया होते हैं, जो रिवर वैलीज होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ओके। उसके बाद लैंड को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। आपने देखा होगा अपने आसपास जो ज़मीन होती है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट लैंड, ओके। द लैंड दिस इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ओके, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड, ठीक है। वो पर्सन जो उसका ओनर होगा वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर खेती कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, या इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, या उसको ऐसे ही बिल्कुल खाली भी छोड़ सकता है, ओके। वो उसके ऊपर डिपेंड है क्योंकि वो उसका ओनर है, इसलिए उसको बोलेंगे प्राइवेट लैंड, ओके। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा आता है कम्युनिटी लैंड का, ओके। द लैंड विच इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, ओके। एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती है वो ओन करती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का उसके ऊपर कोई राइट नहीं होता। काफ़ी जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, जो पूरी कम्युनिटी होती है वो उसके कंट्रोल में होती है। कम्युनिटी लैंड इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, ठीक है, सभी के लिए कॉमन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड्स होते हैं, ओके, तो वो क्या होती है, कम्युनिटी लैंड में उसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो उस ज़मीन पर जो पार्ट है, जो एरिया है, उस पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल नहीं होता, बल्कि पूरी कम्युनिटी जो पर्सन चाहे उसको यूज़ कर सकता है खेलने के लिए, ओके, जिस भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो बनी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास यूजेस दे रखे हैं कि लैंड के यूजेस क्या क्या है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेज, कैनल्स एंड फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। दिस डिफरेंस यूजेज इज रेफर्ड टू एज लैंड यूज, ओके। तो अगर हमसे पूछे कि ज़मीन जो लैंड है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो कहाँ कहाँ पर होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाने में, फॉरेस्ट्री, जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगाने में, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, जो हमारे पास लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, जो उनको ग्रेजिंग, उनको ऐसे होता है ना कि हम चरवाई जो होते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग, ओके। तो ग्रेजिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स होती है उनकी कंस्ट्रक्शन, उनको बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, माइनिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लैंड का यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पर कुछ दे रखी है पिक्चर्स में जिसमें हम देख सकते हैं आराम से ईजिली कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर फार्मिंग के बारे में दिख रहा है कि ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर जो कैटल्स है, जो लाइव स्टॉक है हमारा, उसकी ग्रेजिंग हो रही है, ये फॉरेस्ट्री का पार्ट आ गया हमारा। यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया, कैनाल्स के बारे में, माइनिंग के बारे में, ओके। तो इन सब में क्या है कि हमारे लैंड रिसोर्स जो है वो यूज़ होता है। और उसके बाद इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है उसके बारे में हमारा टॉपिक आता है। तो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है, ठीक है, इंडिया क्योंकि अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग एरिया है, तो हम अपनी कंट्री को लेके चलते हैं। तो हमारी कंट्री इंडिया के पास जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। तो पूरी ओवरऑल वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड एरिया किसका है? इंडिया का। उसके बाद इसको भी डिवाइड कर दिया कि कितने पार्ट पर क्या है, 3.28 मिलियन में थे। सो इसमें 30% जो पार्ट है उस पर माउंटेन है, 27% जो पार्ट है उस पर प्लेट्यूज है,
और जो बाकी का 43% पार्ट बच गया उस पर प्लेन्स है। ओके, तो ये सब हमें याद करना है अच्छे से कि इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो हम याद रखेंगे कि 30% पर माउंटेन है, 27% पर प्लेट्यूज है और 43% पर प्लेन एरिया है। उसके बाद आपको इसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लैंडस्लाइड के बारे में। ओके, लैंडस्लाइड तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा, काफ़ी बार आपने टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में, या जो आप न्यूज़ चैनल देखते हो उसमें भी काफ़ी काफ़ी बार डिस्कस होता है लैंडस्लाइड के बारे में। तो जैसे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये देख रहे होंगे आप, ये ऊपर माउंटेन है और माउंटेन से क्या हो रही है, लैंडस्लाइड। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो पत्थर होते हैं, जो मिट्टी होती है, जो लैंड का पार्ट होता है, वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। सो यहाँ पर हम एक बार देखेंगे लैंडस्लाइड के बारे में। सो लैंडस्लाइड के बारे में हमें दे रखा है, लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, टेबल्स एंड अर्थ डाउन ए स्लोप। ओके, जैसे बिल्कुल हमने इस पिक्चर में देखा था, क्या हो रहा था कि जैसे जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अर्थक्वेक आती है। मेनली उसी टाइम होता है जब अर्थक्वेक आती है। ओके, भूकंप आता है तो उस टाइम, तो भूकंप जैसी कोई एक्टिविटी होती है तो उस टाइम क्या होता है कि माउंटेन्स वाले एरिया जो होते हैं, जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, वीक होते हैं, उस वो पार्ट थोड़ा सा खिसक के और नीचे की तरफ वो फ्लो करता है। ओके, नीचे की तरफ वो आता है, तो जिसकी वजह से जो आसपास एरिया होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है वहाँ के लोगों को। ओके, और उसमें रॉक्स और या जो सोइल भी बोल सकते हैं, लैंड का भी कुछ पार्ट उसमें मिक्स होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी लॉस होता है। दे often take place in conjunction with earthquake। ओके, मेनली जो अर्थक्वेक वाला पार्ट, अर्थक्वेक आते हैं उसमें भी होता है, और अर्थक्वेक के अलावा फ्लड और जो वोल्केनोज होते हैं उसमें भी ये एक्टिविटी, ये जो लैंडस्लाइड का पार्ट होता है, लैंडस्लाइड होती है, वो हमें देखने को मिलती है। ओके, a prolonged spell of rainfall was causes heavy landslide that can block the flow of river from quite some time। ओके, कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश आती है। ठीक है, बारिश आने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी रिवर्स होती है, जैसे मान लो कोई रिवर्स है और उसके आसपास की जो आसपास अगर कोई माउंटेन है या कोई, बोल सकते कि जिसको रेत का टीला बोलते हैं ना, उस टाइप में। ओके, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक बारिश आ रही, तो बारिश की वजह से क्या होगा कि जो रॉक्स होंगी वो थोड़ी सी पानी की वजह से, वाटर की वजह से, जो कंटिन्यू बारिश हो रही है, रेन है, उसकी वजह से वो थोड़ी सी वीक हो जाएंगी और वो नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ओके, वो नीचे की तरफ खिसकेगी, जिसकी वजह से वो रिवर को भी थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकती है। ठीक है, इसका जो फ्लो होगा, रिवर का जो फ्लो होगा वाटर का, उसको भी ब्लॉक कर सकती है कुछ टाइम के लिए। ओके, the formation of river block can causes walk the settlement downstream on its breasting। ओके, और उसकी वजह से जैसे ही रिवर का पानी रुकेगा तो उसके आसपास जो एरिया होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। ओके, ये और जो हिली एरिया होते हैं, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं, जो हिल्स होती हैं, उनमें अगर वो थोड़ी सी भी कमज़ोर हो जाती है और अगर वहाँ पर फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ओनली जो ह्यूमन लाइफ ही नहीं बल्कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी है या जो आसपास चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उनको नेगेटिव लॉस होता है। ओके, तो ये हमारे पास लैंडस्लाइड के बारे में था। ये हमारे इसमें अलग से टॉपिक दे रखा है क्योंकि लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे लैंड रिसोर्सेज है उनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम ज़मीन का यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग काम करने में, तो उनको कंजर्व करना भी ज़रूरी है, उनको बचा के रखना भी ज़रूरी है। तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड दियर एवर ग्रोइंग डिमांड हैड लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड
एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग द नेचुरल रिसोर्स। ओके, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, वो चाहते हैं कि वो क्योंकि उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है उसको हम कट करें, ठीक है, एफोरेस्टाइजेशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट को अगर हम कट कर देंगे तो सबसे मेन तो है लैंड रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट्री में, और फिर उसको हम अपने प्रॉफिट के लिए फॉरेस्ट को कट कर दिया तो वहाँ पर जो लैंड रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, और भी काफ़ी जो नेचुरल रिसोर्स है, अगर ऐसे ही हम उनको कंटिन्यू यूज़ करते गए तो हो सकता है एक दिन ऐसा होगा कि फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन को बिल्कुल एक जगह मतलब अटैच करके रखते हैं, एक जगह जोड़ के रखते हैं। ओके, तो अगर हम ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करेंगे, जो ट्रीज है उनको ज़्यादा कट करेंगे, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें जो डिफॉरेस्टाइजेशन है उसको रोकना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, देयर फोर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। ओके, क्योंकि हम लैंड रिसोर्स को कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ओके, उसकी जो ग्रेड है, उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डाउन चली गई है। तो उसकी रेट को बढ़ाने के लिए, कि उसको कैसे जो ग्रेड है उसकी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी उसकी बढ़ाने के लिए भी हमें काफ़ी मतलब उसको चेक करते रहना चाहिए। Afforestation, land reclamation, regulating use of chemical pesticides and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land. ओके, तो ये हमारे पास मेथड दे रखे हैं कि कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से जो लैंड है, लैंड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उसके वो हार्म हो रहा है, वो उसको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें अफोरेस्टेशन करना चाहिए, जो पेड़ पौधे हम कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं उसको रोकना है। लैंड रिक्लेमिनेशन करना है, जो केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम रेगुलर कर रहे हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। ओके, ओवर ग्रेजिंग होती है उसको भी रोकना है। ये सब मेथड जो है वो यूज़ करके हम नेचुरल रिसोर्स लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास लैंड रिसोर्स के बारे में। तो एक बार हम देख लेते हैं लैंड रिसोर्स में हमने क्या क्या किया था। तो लैंड रिसोर्स में सबसे पहले हमने देखा कि लैंड रिसोर्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और पूरा 100% पार्ट में से 30% पार्ट, ओके, अर्थ सरफेस का 100% पार्ट जो है उसमें से 30% पार्ट लैंड रिसोर्सेज से है, लेकिन उसका बहुत कम पार्ट हम यूज़ कर पाते हैं रहने के लिए। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, क्योंकि कहीं पर कैसा क्लाइमेट है, कहीं पर कुछ बातें अलग होती है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर वाटर रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही, कहीं पर डेजर्ट एरिया है। लेकिन प्लेन्स और रिवर वैली जो होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए सूटेबल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होती है। ओके, और इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो या तो प्लेन एरिया में होती है या रिवर एंड वैलीज़ के आसपास होती है। उसके बाद हमने लैंड के टू पार्ट, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के बारे में देखा। लैंड के यूजेस कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में देखा, फार्मिंग, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग में, बिल्डिंग, कैनल्स, माइनिंग में। और उसके बाद इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है उसके बारे में, लैंडस्लाइड एंड कंजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्स लैंड, कि लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा लैंड रिसोर्स का पार्ट। उसके बाद हमारे पास आता है सोइल रिसोर्स का पार्ट। ओके, जो सोइल, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है, तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं। सोइल फॉर्म ऑफ थिन अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ओके, तो हमने देखा था अर्थ क्रस्ट के बारे में कि हमारी अर्थ में 3 लेयर में हम डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में। तो हमारे पास क्रस्ट के बारे में आता है। क्रस्ट क्या है कि हमारी अर्थ की जो सबसे अपर लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। ओके, अर्थ लेयर की जो सबसे अपर वाली लेयर होती है जिसको हम बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल। ओके, तो हम देख भी सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये आपने देखा होगा, आपके आसपास ज़मीन है,
ठीक है। और क्रस्ट तो आपको पता है कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ लेयर का, उसको क्रस्ट बोलते हैं। और उसी का क्रस्ट का भी सबसे जो अपर लेयर वाले पार्ट में सबसे थिन पार्ट होता है वो किसका होता है? सोइल का। इट इज मेड अप ऑफ disintegrated rocks and decayed remain of plants and animals in the form of humus. Take thousands of years for 1 centimeter of soil to form. ओके, सो इसमें हमें बताया कि सोइल बनती कहते हैं, सोइल फॉर्मेशन के बारे में। ओके, जो रॉक्स होती है बिल्कुल बारीक बारीक रॉक्स आपने देखी होगी। ये नहीं है कि रॉक्स एकदम से इतनी बड़ी बड़ी होती है फिर वो एकदम से टूट जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। काफ़ी सालों मतलब हजारों लाखों साल लग जाते हैं एक बड़े सी जो रॉक्स होती है, जो बड़े पत्थर होते हैं उनको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में, जो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं उनमें कन्वर्ट होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ओके, तो इनकी वजह से और उसके बाद हमारे पास दे रखा है जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनकी जो डेड हो जाते हैं, तो ह्यूमस के कारण वो भी सोइल में मिलकर और सोइल बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात दी हुई है, देखो क्या, कि 1 सेंटीमीटर सोइल। ओके, 1 सेंटीमीटर कितना, बिल्कुल इतना छोटा सा पार्ट होता है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ओके, हजारों साल, मतलब 1 सेंटीमीटर सोइल पार्ट बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब आप सोच सकते हो कि सोइल जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल लाई इन इट्स फर्टिलिटी एंड इट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्यों है, सोइल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम उससे क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। ओके, तो एग्रीकल्चर क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारी, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे मेन पार्ट सोइल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। और वो भी कैसी सोइल? जिसमें फर्टिलिटी, जो फर्टाइल सोइल हो। ओके, उसमें कैपेसिटी हो कि वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसी सोइल जो होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग डिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। ओके, तो हमें बता रखा है कि सोइल को बनने में फिजिकली और केमिकली दोनों टाइप के जो वेदरिंग होती है वो उसमें उन दोनों का ही रोल होता है। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब, मतलब ये सब चीज़ें मिलकर और उसके बाद फिर सोइल की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये सोइल रिसोर्स के बारे में कुछ पार्ट था। उसके बाद हमारे पास दे रखा है सोइल के अलग अलग पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया में ही अगर हम बात करें तो इंडिया में एक जगह पर आपको किस टाइप की सोइल मिलेगी, दूसरी जगह पर आपको किसी और टाइप की सोइल मिलेगी, तो उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की सोइल के बारे में हमें दे रखा है। तो ये एलुवियल सोइल है, ब्लैक सोइल होती है, डेजर्ट सोइल हो गई, लेटराइट सोइल हो गई, माउंटेन सोइल हो गई, या रेड सोइल। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, मतलब सोइल की जो क्वालिटी है, उसकी जो ग्रेड है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो वो क्यों कम हो रही है और कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है? सोइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ सोइल एज ए रिसोर्स। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सोइल इरेजन है, इरेजन का मतलब होता है कटाव, आपने देखा होगा ना सोइल इरेजन, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। और डिप्लेटेशन है, तो ये सब क्या होता है कि इसकी वजह से सोइल रिसोर्सेज पर एक थ्रेड, एक खतरा सा आ गया है। बोथ एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, मतलब ओनली जो ह्यूमन्स है वही नहीं बल्कि कुछ नेचुरल फैक्टर भी है जिसकी वजह से सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है। Factor which lead the degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers and pesticides. Okay, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो सबसे मेन रीजन बन चुके हैं सोइल डिग्रेडेशन के, सोइल को की जो क्वालिटी है उसको कम करने के, तो वो कौन कौन से हैं? क्योंकि आप हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में कितना थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो उसी 1 सेंटीमीटर सोइल को बचाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़े। ओके, लेकिन हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बस हम अपने अपने प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। और उसी प्रॉफिट में, उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं हम। ओके, जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, जो एरिया होता है
जहाँ पर सोइल ज़्यादा होती है उसको हम बिल्कुल साफ, मतलब क्या कर रहे हैं कि वहाँ से ट्रीज़ कट कर दिए, एग्रीकल्चर करना है हमें, तो एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या किया कि वहाँ से ट्रीज़ को कट कर दिया, प्लांट्स को कट कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रीज़ अगर वहाँ से कट होंगे तो जैसे ही तेज़ हवा चलेगी, या अगर मान लो वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा आएगा, कभी इन फ्यूचर अगर मान लो फ्लड आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो ऊपर की सोइल होगी जिसमें फर्टिलिटी होती है वो या तो पानी के साथ बह जाएगी या फिर वो हवा के साथ बह जाएगी। ओके, तो अगर वहाँ पर ट्रीज होते तो उसकी वजह से क्या होता कि जो उनकी ट्रूप्स है, जो उनकी जड़ें है, वो जकड़ के रखती है उस सोइल को। लेकिन जैसे ही हमने ट्री को कट किया वहाँ से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो सोइल है वो अलग अलग हो गई, ठीक है। और इसकी वजह से अगर तेज हवा चली तो वो उसके साथ फ्लो कर जाएगी, उड़ जाएगी। अगर ज़्यादा तेज पानी का फ्लो रहा तो वो उसके साथ फ्लो कर जाएगी। ओके, तो डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए हमें। डिफोरेस्टेशन सोइल की जो क्वालिटी है उसको ख़त्म कर रहा है। ओवर ग्रेजिंग भी कम करनी है। जैसे हम अपने कैटल्स को लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कई बार जो पशु होते हैं, जो जैसे मान लो भेड़ बकरियां जो होती है, कैटल्स होते हैं हमारे, वो जब चराई करती है तो वो जब वो चरने जाते हैं तो उसमें ग्रेजिंग करे, तो ग्रेजिंग के टाइम पे क्या होगा कि जैसे जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो फूड चाहिए। वो उनको इस बात का नहीं पता है कि अगर यहाँ से चले जाएगी तो अगर हमने इनको उखाड़ा यहाँ से तो यहाँ की सोइल जो है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ओवर ग्रेजिंग अगर हम बार बार एक ही एरिया में वहाँ पर कैटल्स को लेके जा रहे हैं और बार बार वहाँ पर जाने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो ग्रास थी, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स थे, वो सब कुछ खत्म हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोइल का पार्ट ऊपर आ जाएगा और जैसे ही तेज हवा चलेगी तो उसके साथ वो उड़ जाएगा। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, अगर हम खेतों में ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि सोइल की जो क्वालिटी है वो एकदम से तो बढ़ेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है इस बात का अच्छे से कि केमिकल्स यूज़ करने से फर्टिलिटी एकदम से मतलब एक बार तो वो बढ़ेगी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सोइल इरेजन के बारे में, ठीक है, जो मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है वो किस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कि कितना पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, यहाँ पर बहुत कम ट्रीज है, बहुत कम पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिट्टी का कटाव यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। या फिर जो इस टाइप में भी ये भी लैंडस्लाइड जो होती है, या जो सोइल इरेजन होता है, तो इस टाइप में भी ये भी पार्ट हमारा सोइल इरेजन का है। ओके, तो ये था हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ सोइल का टॉपिक। उसके बाद हमारे पास आता है सोइल कंजर्वेशन। ओके, तो मतलब अब हमें देखना है, हमें पता है सोइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे पास एग्रीकल्चर का सबसे मेन सोर्स सोइल है, और सोइल की वजह से ही एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद हमें एग्रीकल्चर से क्रॉप्स ग्रो होती है, हमें खाना मिलता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखें तो सोइल जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ से ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हमें सोइल को कंजर्व भी करना पड़ेगा, उसको बचाना भी है, ताकि इन फ्यूचर हमें और कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, तो हमारे पास कुछ मेथड दे रखे हैं सोइल कंजर्वेशन के बारे में, लेकिन ये मेथड हम इस वीडियो में ना करके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने लैंड के बारे में और सोइल रिसोर्स और डिग्रेडेशन ऑफ सोइल के बारे में देखा है। अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सोइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को कैसे बचा सकते हैं, या जो इरेजन होता है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से सोइल की क्वालिटी, उसमें जो फर्टिलिटी होती है उसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक बचा के रख सकें। तो वो सब हम इंक्लूड करेंगे हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इससे रिलेटेड जो भी पार्ट आज हमने कवर किया है चैप्टर से रिलेटेड, वो सब आपको समझ आया होगा। सो एक बार हम क्वेश्चन अगर इसमें से देख ले, ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछ ले कि लैंड जो है वो किस टाइप का रिसोर्स है, तो लैंड अगर और ऑप्शन में आपको दे दे कि नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, या ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसमें से आप क्या करोगे कि लैंड कैसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। ओके,
उसके बाद आपसे पूछ ले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंस होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर आप लिखोगे प्लेन्स और जो रिवर वैलीज है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। या फिर एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि अर्थ सरफेस का कितना परसेंट पार्ट या कितना परसेंट एरिया लैंड है, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 30%। ओके, उसके बाद हाउ मैनी टाइप ऑफ लैंड्स, 2 टाइप्स ऑफ लैंड्स होती है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, और इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से देख के लिख सकते हो। उसके बाद लैंड यूजेस, व्हाट आर द यूजेज ऑफ लैंड, तो कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं ज़मीन का, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउस, कैनाल्स एंड माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इन सब में हम लैंड का यूज़ करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारे पास ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है, तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। या ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया के लैंड रिसोर्सेज में से प्लेन्स का कितना पार्ट है, तो प्लेन्स का कितना पार्ट है हमारे पास 43% पार्ट। लैंडस्लाइड के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि लैंडस्लाइड क्या होती है, तो उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हो यहाँ से। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आप आंसर लिखना अफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक द ओवरग्रेजिंग। ये सब मेथड यूज़ करके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद सोइल के पार्ट में पूछे कि सोइल है क्या, तो सबसे अपर लेयर, जो थिन अपर लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, तो उसको हम सोइल बोलते हैं। और सोइल को बनने में रॉक्स का और जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका भी रोल होता है, और 1 सेंटीमीटर रोल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में कितना टाइम लगता है, तो आप उसमें लिखोगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ओके, और सोइल किसके लिए, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है सोइल की, तो उसमें आप लिखोगे कि फर्टिलिटी और उसकी कैपेसिटी जो होती है, प्रोड्यूस द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी और उसकी फर्टिलिटी, उससे सोइल्स, ये 2 चीज़ें सोइल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती हैं। ओके, कितने टाइप की सोइल है, तो यहाँ पर लिख सकते हो एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, डेजर्ट सोइल, लैटराइट सोइल, माउंटेन सोइल एंड रेड सोइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास की डिग्रेडेशन, जो सोइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो वो क्यों डिक्रीज़ हो रही है, कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फैक्टर में डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, सो ये आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं 2 पार्ट हमारे लैंड और सोइल में से। सो क्वेश्चन के साथ, और आई होप कि ये टॉपिक जो हमने किया है वो सब आपको अच्छे से समझ आए, इसका हर पार्ट आपको समझ आए। और नेक्स्ट हमारे पास हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा कि सोइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि कैसे सोइल को हम डिग्रेड कर रहे हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को हम डाउन में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ करके, मेथड यूज़ करके हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये क्या मेथड है, कैसे इनको यूज़ करना है, तो ये हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।